नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार खरे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MGC एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कई वीडियो हमारे हिंदी से संबंधित डल रहे हैं, जिन्हें आप देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज से आप लोगों का हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा बाल विकास। बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये कई एग्जामों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उन सभी में आता है, जैसे MPTET, UPTET, इसके अलावा सुपर टेट हुआ, राजस्थान TET वगैरह हुआ। सभी में बाल विकास का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ में बाल विकास के साथ में ही आपका पेडागोजी भी जुड़ा हुआ होता है, जो इस सब्जेक्ट को और ही अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। कई बच्चों का ये विचार होता है कि बाल विकास काफी कठिन सब्जेक्ट होता है और हमारे इसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो हम सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल विकास बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। बस अंदर से इतना है हमें कि हमें इस चीज को, हमें प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को समझना है और याद करना है, इसको फील करना है। चलिए, तो आज से इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको समझाएंगे। यदि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको इस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं हम पेडागोजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से, जिसका नाम होगा समायोजन। ये नेट और स्लेट जैसे एग्जाम में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। समायोजन, समायोजन का अर्थ होता है तालमेल बैठाना। समायोजन का अर्थ होता है तालमेल बैठाना। हम कह सकते हैं समायोजन जो होता है वो मिला होता है समधन आयोजन, यानी एक समान मात्रा में आयोजन करना, यानी सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, बर्ताव करना, यही कहलाता है हमारा समायोजन। समायोजन को कह सकते हैं कि भाई तालमेल बैठाना कहलाता है। इसका उदाहरण होगा कि जैसे एक माता जिसके कई पुत्र हैं, वो अपने सभी पुत्रों में एक समान तालमेल बिठा करके रखती है। इसी प्रकार बात करें हैं हम न्याय व्यवस्था की, तो एक व्यक्ति जो होता है वो अपराध करता है तो दंड प्रक्रिया के माध्यम से उसे दूसरा व्यक्ति उसे दंड देता है। ठीक यही हमारे परिवारों में भी होता है। हमारे परिवार में जिस तरह हमारी माताएं घर का काम संभालती हैं और पिता बाहरी कार्य, व्यवसाय आदि को संभालते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा समायोजन अर्थात सभी चीजों में तालमेल स्थापित होता ही रहता है। अब बात करते हैं कि समायोजन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो देखिए, समायोजन को हम कहेंगे तो समायोजन कक्षा में किस प्रकार से कार्य करता है। समायोजन के दो महत्वपूर्ण बिंदु है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आखिर इसका क्या महत्व है। तो बात करते हैं दो पक्ष होते हैं, एक होता है व्यक्ति और दूसरा होता है पर्यावरण। समायोजन, जब व्यक्ति पर्यावरण को परास्त कर देता है, हरा देता है, इसे कहा जाता है समायोजन। अर्थात व्यक्ति द्वारा पर्यावरण को हरा देना, परास्त कर देना, यह समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। किंतु यदि पर्यावरण व्यक्ति को हरा दे तो यही हमारी असफलता कारक भी होता है। यदि हम पर्यावरण हमें हरा देता है तो हमारा जीवित रहना भी लगभग असंभव होता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से समायोजन का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल बैठाना, उसी प्रकार समायोजन को व्यक्ति द्वारा पर्यावरण को परास्त करने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कक्षा कक्ष में इसी किस प्रकार से उपयोगिता होती है। तो एक शिक्षक के लिए समायोजन किस प्रकार से लाभदायक होता है, किस प्रकार से लागू होता है, वो देखिए आप यहां पर। शिक्षक एवं छात्र, शिक्षक किससे तालमेल स्थापित करता है, समायोजन करता है, तो ये होता है पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम एवं छात्रों से। लेकिन जब शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक कितने व्यक्तियों से या कितने चीजों से तालमेल स्थापित करता है। सबसे पहले वो करता है शिक्षक से, उसके बाद पाठ्यक्रम से और फिर अंत में आता है आपका सहपाठियों से। अर्थात जब तक एक छात्र अपने शिक्षक से तालमेल स्थापित नहीं करेगा तो वो किसी भी विषय को प्रॉपरली तरीके से, अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार
जब एक छात्र पाठ्यक्रम से संबंध स्थापित नहीं करता है, पाठ्यक्रम से हट करके पढ़ाई करता है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जैसे आप सभी के एग्जामों में बाल विकास का आना है, लेकिन बाल विकास को यदि आप प्रॉपर्ली तरीके से ना पढ़ें, बाल विकास के स्थान पर कोई ऐसा विषय पढ़ें जो आपके एग्जाम में नहीं आना है, तो क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। ठीक उसी प्रकार सहपाठी, एक कक्षा के अंदर अनेकों प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, आपराधिक बालक, दिव्यांग बालक, कई प्रकार के बालक होते हैं। और इस प्रकार कई प्रकार के बालकों का साथ में समायोजन करना, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे एक ही साथ एक कक्षा में बैठते हैं तो वो सभी एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। यदि वो सहयोग नहीं करेंगे तो ये समायोजन नहीं कहलाएगा, अर्थात ये कुसमायोजन या असमायोजन कहलाता है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा समायोजन। अब बात करते हैं हम कि समायोजन करने वाले छात्रों के या व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। और लक्षण से पहले हम आपको बता दें समायोजन की दो परिभाषाएं पढ़ करके, ये बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, सभी परिभाषाएं आप लोगों को बता पाना इस समय संभव है, तो आप लोगों को हम दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता रहे हैं। पहली है स्किनर द्वारा समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने दी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा आती है आपकी गेट्स के अनुसार, समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो सुनिए, समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता चला जाता है। अब बात करते हैं हम आप सभी लोगों से कि आखिर समायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समायोजित करने वाले समायोजित व्यक्ति के लक्षणों के बारे में। जो भी व्यक्ति समायोजित होता है उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि वो उत्साहित होता है। जब जो भी व्यक्ति समायोजन स्थापित कर लेता है वो उत्साही होता है, आशावादी होता है, संतुलित होता है एवं अपनी समस्याओं का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर सकता है। इसके साथ उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसमें संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। अब बात करेंगे यहां पर कि संवेगात्मक स्थिरता क्या है और संवेगात्मक अस्थिरता क्या है। तो इससे समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा संवेगात्मक क्या है। जैसा कि आप लोगों को बुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, एक संवेगात्मक बुद्धि होती है और संवेगात्मक बुद्धि के जनक माने जाते हैं वो डैनियल गोलमैन को माना जाता है। पिछले यूपीडीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका था। इसके बाद बात करते हैं हम संवेगात्मक, यानी प्रत्येक परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारे कुछ संवेग होते हैं और उन संवेगों को हमें किस परिस्थिति में प्रकट करना है और किस परिस्थिति में प्रकट नहीं करना है, इसकी जानकारी होना, यही कहलाता है हमारा संवेगात्मक स्थिरता। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं आप सभी लोगों को। जैसे मान लीजिए हम किसी के शादी समारोह में जाते हैं और शादी समारोह में जाने के बाद हम वहां पर अपना चेहरा लटका के बैठ जाएं, उदास बैठ जाएं, तो क्या यह उचित होगा? नहीं होगा। इसके अलावा हम मान लीजिए किसी शोक सभा में जा रहे हैं और वहां जाकर के आपको कोई प्रसन्नता है, आप वहां पर जाके बहुत जोर से हंसने लगते हैं, तो क्या यह उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी आपको अपने संवेग कहां व्यक्त करना है और आपको अपने संवेग कहां पर कंट्रोल करना है, इन्हें छिपाना है, इसकी समझ होना ही संवेगात्मक स्थिरता कहलाती है। और जो व्यक्ति समायोजित होते हैं यानी समायोजन स्थापित कर सकते हैं, उनमें संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। इसके बाद बात करें हम, इस प्रकार के बालक जो होते हैं समायोजित बालक, इनमें स्वयं की कमी को स्वीकार करने की क्षमता पाई जाती है एवं इसके अलावा इस प्रकार के बालक लोकप्रिय भी होते हैं। चलिए, तो समायोजन हो गया है, समायोजन के लक्षण भी हो चुके हैं, समायोजित व्यक्ति के लक्षण भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम, यदि कोई बालक या कोई व्यक्ति पर्यावरण से समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है अथवा वो किसी भी कारण से कक्षा के अंतर्गत समायोजित नहीं हो पाता है, इसे कहा जाता है कुसमायोजन। इसे कहा जाता है कुसमायोजन या असमायोजन। कुसमायोजन या असमायोजन एक ही बात है, अर्थात समायोजन का न होना ही कुसमायोजन कहलाता है। या जैसे हमने पहला बताया था आपको, व्यक्ति और वातावरण, पर्यावरण भी बोल सकते हैं हम इसे। जब व्यक्ति वातावरण को परास्त कर देता है तो यही कहलाता है हमारा समायोजन, किंतु जब वातावरण व्यक्ति को पराजित कर दे तो यह कहलाता है हमारा कुसमायोजन या असमायोजन। अनेकों
विद्वानों ने असमायोजन के अर्थात कुसमायोजन के अनेक कारण बताए हैं, जिनमें से आपके कुछ कारण ये होते हैं जैसे कि शारीरिक, जन्मजात, आनुवांशिक, वातावरणीय और मानसिक। बात करते हैं जैसे जन्मजात। जन्मजात किस प्रकार से? एक बालक है जिसकी परवरिश एक गरीब माहौल में हुई है, यदि वो किसी अच्छे स्कूल में, किसी पैसे वाले, जहां पर सभी बच्चे जो हैं वो पैसे वाले हैं, तो वहां पर उसे समायोजन करने में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए उसमें कोई शारीरिक कमी है और वो किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहां के बालक सभी स्वस्थ है, तो यहां पर भी बालक को अपने अंदर हीन भावना की भावना आ जाती है, जो कि कुसमायोजन का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के बाद आती है मानसिक स्थिति। चलिए, लेकिन मुख्य रूप से कुसमायोजन को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला होता है आप लोगों का मनोवैज्ञानिक रोग। मनोवैज्ञानिक रोग। दूसरा जो होता है हमारा वो कहलाता है आवश्यकता या परिस्थितियां। और जो तीसरा भाग आता है हमारा वो कहलाता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत ही हमारे विशिष्ट बालक आते हैं, तो वो भी हम यहां लिख देते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम मानसिक रोग या मनोवैज्ञानिक रोग के बारे में, जिन्हें हम मनोविकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये 5 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या होती है 5 और क्रम से हम उन्हें लिखते हैं। पहला होता है तनाव, दूसरा होता है आपका दुश्चिंता, तीसरा होता है आपका भग्नाशा, जिसे हम कुंठा भी कहते हैं, और इसके बाद आता है दबाव चौथे नंबर पर, और अंत में 5वें नंबर पर जो आपका आता है वो कहलाता है संघर्ष। जिसको हम द्वंद्व भी कहते हैं। चलिए, ये 5 प्रकार के आपके मनोविकार या मानसिक रोग कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे आपका 1 नंबर आने की पूर्ण संभावना भी होती है। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम इसको। चूंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको प्रारंभ करते समय हम इस प्रकार से उल्टा चलते हैं। पहले बात करते हैं हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की। व्यक्तिगत भिन्नताएं किसे कहते हैं? ये पूरा आपका एक टॉपिक होता है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपका। इसको हम आपको अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके अलावा विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विशिष्ट बालकों के बारे में हम बात करें तो ऐसे बालक जो सामान्य नहीं होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। इसकी सीधा साधारण सी परिभाषा है, विशिष्ट बालक ऐसे बालक जो सामान्य नहीं है, असाधारण है, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहा जाता है। इनमें कौन कौन से बालक आते हैं? कई प्रकार के बालक होते हैं। मुख्य रूप से हम आपको 9 प्रकार के बालक ऐसे पढ़ाएंगे जो कि बालक पढ़ना है आप लोगों को। इनमें से 8 प्रकार के आपके विशिष्ट बालक होते हैं और 9वां होता है साधारण बालक। चलिए, तो ये 9 प्रकार के टोटल आपको बालकों के प्रकार भी पढ़ाए जाएंगे आने वाले टॉपिक में। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे धर्म, जाति, समुदाय, परवरिश, आर्थिक स्थिति या संस्कृति। कई प्रकार की आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये आपको विस्तार से अलग टॉपिक में बताया जाएगा। यदि मान लीजिए
कोई सांस्कृतिक भेदभाव है या भाषा की असमानता है, ऐसी स्थिति में भी समायोजन होना एक बड़ी समस्या उभर करके आती है। उदाहरण के रूप में जैसे एक पंजाब राज्य में रहने वाला बालक यदि मान लीजिए केरल या कर्नाटक में जाके पढ़ाई करता है तो उसे वहां पर भाषा की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी, उसका कारण होगा कुसमायोजन का उसकी भाषाई भिन्नता। ठीक उसी प्रकार दूसरे नंबर का जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है हमारा आवश्यकता या परिस्थितियां। वैसे देखा जाए तो आवश्यकता और परिस्थितियां तनाव के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको एक अलग से विषय के रूप में भी आपको बताया गया है। आवश्यकता किस प्रकार से, आवश्यकता जैसे कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें कोई विशेष आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो यदि आप किसी कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर से बहुत ही शोरगुल की आवाज आ रही है, डीजे बज रहा है या अन्य किसी कारण से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है वहां पर एक शांत माहौल की। आप जाइए, वो डीजे बंद कराइए या अपना स्थान परिवर्तित कर लीजिए। इस प्रकार से आवश्यकता होती है। आर्थिक स्थिति भी इसी के अंतर्गत आती है। एक बालक है जो कि गरीब है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है और फिर इस कारण से वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो ये कहलाता है कुसमायोजन या असमायोजन। अब बात करते हैं हम आपके 5 प्रकार के मानसिक रोग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम तनाव के बारे में। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले तनाव के बारे में। तनाव होता क्या है तो इसे समझिए। समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के होने के बाद भी जब बालक अपनी ही कमी से अथवा अपनी ही लापरवाही के कारण बार बार असफल होता है तो इसे हम तनाव कहते हैं या उस व्यक्ति के मन में तनाव बनता है। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार से होगी, समय, परिस्थितियां एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। जब बालक समय, परिस्थितियां एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है और बार बार असफल होता है तो इसे हम तनाव कहते हैं। इससे कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण होगा कि एक बालक है जो कि एक धनाढ्य परिवार से है, काफी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है और वो पढ़ाई करने के लिए आलस के कारण या अन्य किसी परेशानी के कारण वो प्रॉपरली तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता है और जब असफल हो जाता है तो उसके मन में तनाव बन जाता है, या हम ऐसा कहें कि वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी। इसका दूसरा उदाहरण होगा, ऐसे एक बालक है, 2 बच्चे हैं जो साथ में पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और एक बालक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है जबकि दूसरा बालक सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है। और कुछ समय पश्चात जब दोनों बालक एक दूसरे को मिलते हैं तो जब सरकारी नौकरी वाला बालक सरकारी नौकरी ना लगने वाले बालक से मिलता है तो जब सरकारी नौकरी ना लगने वाले बालक के मन में भी उस समय अब सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बारे में जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, जो उसकी मनुष्यता होती है, हम कह सकते हैं कि वह भी तनाव ही कहलाती है। हम कह सकते हैं कि तनाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति निराश होता है, जबकि उस निराशा का मूल कारण होता है उसकी स्वयं की कमियां या वातावरण से उसका समायोजन स्थापित ना कर पाना। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर दुश्चिंता किसे कहते हैं। दुश्चिंता होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोफेसर फ्रायड के अनुसार मन को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक के बाद हम आप लोगों को प्रोफेसर फ्रायड के 4 प्रकार के जो नियम दिए थे उन्होंने, वो आपको समझाएंगे। इसमें मन भी आता है, व्यक्तित्व भी आता है, ठीक है, तो ये सभी आपको विस्तार समझाया जाएगा। फिलहाल में प्रोफेसर फ्रायड ने 3 प्रकार के मन का वर्णन किया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। तो बात करते हैं, जब व्यक्ति अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं को वास्तविक व्यवहार में लाना प्रारंभ कर देता है, इस अवस्था को दुश्चिंता कहा जाता है। एक बार पुनः समझिए, प्रोफेसर फ्रायड के अनुसार जब हम अपने मन की अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं को वास्तविक व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दें तो यह कहलाता है हमारा दुश्चिंता। कैसे, इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से ही समझते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं उदाहरण से नियम की ओर ही सही शिक्षण सूत्र होता है और यदि उदाहरण के माध्यम से कोई समझाया जाए तो वो प्रॉपरली तरीके से आपके दिमाग में सेव हो जाती है। तो एक बालक है जो कक्षा में समायोजन करने के लिए उसकी कुछ इच्छाएं हैं जिनको वो दबा लेता है
उदाहरण के रूप में कोचिंग क्लास में एक बालक है जिसको गुटखे खाने की आदत है, लेकिन कोचिंग क्लास का ये नियम है कि वो कोचिंग क्लास में गुटखा खा करके नहीं बैठ सकता है। तो क्या करेगा? तो उसे अपनी वो दबी हुई जो अपनी इच्छा है उसे दबाना होगा, दबाए रखना होगा। यानी जितनी समय तक वो क्लास में, इंस्टीट्यूट में रहेगा, उतने समय में वो गुटखा नहीं खाएगा। तो ये समायोजन हो रहा है। किंतु यदि उसने अपनी दबी हुई इच्छा को वास्तविक व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दिया, या हम कहें कि वो गुटखा खाकर क्लास में आ गया, तो क्या होगा? तो ये कहलाएगा कुसमायोजन अथवा असमायोजन। इसका दूसरा उदाहरण होगा, जब एक लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल जाती है तो अपनी बहुत सारे इच्छाओं को दबा लेती है और ससुराल के अकॉर्डिंग पूरा ढल जाती है। लेकिन यदि इस स्थिति को कहा जाता है समायोजन। लेकिन उसकी दबी हुई इच्छाएं वो अपने ना दबाए, अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगे वो, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति कुसमायोजन या असमायोजन की बन सकती है, अर्थात विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम भग्नाशा अथवा कुंठा की। जब बालक बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होता है और उसकी असफलता का मुख्य कारण असंगत आवश्यकताएं या गलत दिशा में किया गया प्रयास होता है। असंगत आवश्यकताएं या गलत दिशा में किया गया प्रयास जो कि कुंठा का कारण बनता है। इसको हम इस प्रकार से समझें कि एक बालक कंपटीशन की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन कंपटीशन में क्या आना है उसको ना पढ़ के वो गलत दिशा में प्रयास कर रहा है। आपको हम बताएं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दो बालक हैं और एक बालक जो है वो इस पत्थर को घुमाता है और इस प्रकार से खिसकाता है, फिर इस प्रकार से खिसकाता है और अंत में वो फिर से यहां पर ला करके रख देता है। उसने मेहनत की है, लेकिन उसकी मेहनत कैसी हुई? 0, क्योंकि उसने एक निश्चित दिशा में प्रयास नहीं किया। जबकि दूसरा बालक जो है वो खिसकाता जाता है अपने पत्थर को और आगे बढ़ता जाता है। कहने का तात्पर्य होगा, प्रत्येक कार्य करने का एक सही ढंग होता है, एक सही तरीका होता है, एक सही मार्गदर्शन होता है। कई बच्चे गलत मार्गदर्शन के कारण, कई बच्चे असमझ के कारण, कई बच्चे पर्याप्त जानकारी न होने के कारण भटक जाते हैं और अपनी असफलता को निमंत्रण दे देते हैं। याद रखना है आप लोगों को बिल्कुल भी भटकना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को तैयारी करना है, तो अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, आपको लग रहा है पर्याप्त मात्रा में कि हाँ भाई हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो प्रॉपरली वे में चल रही है, तो ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो उस विषय में, उस सब्जेक्ट में टॉपर हो। इसके बाद बात करते हैं हम दबाव की। दबाव किसे कहते हैं? दबाव क्या आता है जब सफलता प्राप्ति के लिए व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और उसे लगता है कि यार इस अवसर को यदि हम हाथ से निकल जाने देंगे तो हम असफल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसकी मनोदशा होती है, वो कहलाता है दबाव। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए कि सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग पर हैं और अंतिम गेंद बची है और भारत को जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि सचिन जी के मन में दबाव की स्थिति बनेगी। यानी ऐसे बालक जो ओवरएज होने वाले हैं और 1 ही 2 वर्ष उनका समय बचा है और वो प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है, एक दबाव भी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम असफल हो गए तो हमारा पूरा जीवन बेरोजगारी के साथ बीतेगा। तो याद रखना है आप लोगों को समय का उचित प्रयोग भी करना है। इसके बाद आता है संघर्ष या द्वंद्व। संघर्ष या द्वंद्व वह कहलाता है जब 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का निर्णय हम नहीं ले पाते, किसी एक वस्तु का निर्णय लेना हो, 2 कार्य में से किसी एक कार्य का चयन करना हो, या हम कहें कि क्या करें क्या ना करें की मनोदशा या परिस्थिति। उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन हो, जैसे हर बच्चा कक्षा 12 पास करता है, 12 पास करने के बाद उसके में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बीएससी करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीएड करें, ना डीएड करें, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसके जवाब में, और इसमें से कई एक का चयन करना होता है। यही कहलाता है संघर्ष या द्वंद्व। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे कुसमायोजन के मुख्य कारण थे वो संपूर्ण हो चुके हैं। अब इन कुसमायोजन को दूर करने के उपाय या समायोजन करने के उपाय,
जिन्हें हम अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र के नाम से भी जानते हैं संस्कृत में। तो इन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को बताएंगे। यदि इस पार्ट में यदि आपको कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं, और साथ ही अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। इस टॉपिक के पूरे होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप सब घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।